हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज। आपसे ये कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वर्कता त्रिज्या की होती है। बताइए स्टूडेंट क्या आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाफ। स्टूडेंट मैं कॉनकेव मिरर के बारे में थोड़ा बता दूं, जिसका आउटर पार्ट अगर सिल्वर्ड हो और ये आपका मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये जो इसका मिड सेंटर होता है वो होता है पोल। पोल स्टूडेंट, पोल से अगर आप लेफ्ट जाओगे लेफ्ट की तरफ तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक फोकस पॉइंट होता है। स्टूडेंट ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं यानी वर्कता त्रिज्या बोलते हैं, और फोकस पॉइंट और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं एफ, स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इन दोनों में रिलेशन आपको दिख ही रहा होगा, जो एफ इक्वल टू होता है आर बाई टू, यानी फोकल लेंथ इक्वल टू होता है आर बाई टू, वर्कता त्रिज्या का आधा। चलो स्टूडेंट एक चीज और मैं बता दूं कॉनकेव मिरर के लिए, है ना, अवतल दर्पण के लिए एक चीज और बता दूं। इसका जो फोकस होता है ना वो निगेटिव होता है। फोकल लेंथ निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है स्टूडेंट? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पोल से अगर लेफ्ट में डिस्टेंस मेजर करना है ना पोल से, तो आपको निगेटिव, और पोल से राइट में जाना है तो आपको पॉजिटिव। तो स्टूडेंट कॉनकेव मिरर में अवतल दर्पण में पोल से लेफ्ट में आप फोकल लेंथ को मेजर कर रहे हो, फोकस दूरी को मेजर कर रहे हो, इसीलिए इसका फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी निगेटिव होता है। ठीक है ना स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट एक चीज और मैं बता दूं, कॉनकेव मिरर जो होता है ना अवतल दर्पण, वो दोनों तरह के इमेज बनाता है। रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी वास्तविक और उल्टा, और काल्पनिक यानी उसी को आभासी बोलते हैं, काल्पनिक और सीधा, दोनों तरह का इमेज बनाता है कौन? अवतल दर्पण। ठीक है ना स्टूडेंट। अगर कुछ अवतल दर्पण के यूज के बारे में बता दूं, कहीं ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो स्टूडेंट इसके यूज जनरली डेंटिस्ट डॉक्टर करते हैं। दूसरा यूज स्टूडेंट कार कार वगैरह के जो हेडलाइट होते हैं, आगे वाला जो लाइट होता है वहां यूज होता है स्टूडेंट। सोलर कुकर में यूज होता है स्टूडेंट, सोलर कुकर में इसका इस्तेमाल होता है। और कहाँ होता है स्टूडेंट? प्रेशर सर्च लाइट में, स्टूडेंट सर्च लाइट में भी इसका यूज होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। बाकी और में भी यूज होता है, जनरली ये सब आपके यूजेस आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट जब कॉनकेव मिरर की बात हो ही रही है तो कॉन्वेक्स मिरर की भी बात थोड़ा सा कर ले। कॉन्वेक्स मिरर में होता क्या है, जो इनर पार्ट होता है ना वो आपका सिल्वर्ड पोर्शन होता है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और यहाँ पे आपका फोकस पॉइंट होता है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये परावर्तक सतह होता है। ठीक है स्टूडेंट। ये स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब स्टूडेंट आपको खुद ही देख रहा है, पोल से जो पोल है पी, वो राइट साइड आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो। पोल से राइट साइड अगर डिस्टेंस को मेजर करोगे तो इसका फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी उत्तल दर्पण का पॉजिटिव होता है, याद आपको रखना है स्टूडेंट। कॉन्वेक्स मिरर की बात थोड़ा और कर लूँ, उत्तल दर्पण की बात कर लूँ। हमेशा ऑलवेज ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड इमेज। डिमिनिस्ड यानी ये हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है कॉन्वेक्स मिरर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। इसका भी रिलेशन अगर फोकल लेंथ से आर और आर के बीच रिलेशन पूछा जाए तो एफ इक्वल टू आर बाई टू होगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। इसका यूज अगर आपसे पूछा जाए कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, तो इसका फेमस यूज होता है आपके जो कार है ना, कार किसी ऑब्जेक्ट को पीछे देखने के लिए कार में जो साइड व्यू मिरर होता है, साइड व्यू मिरर, वहाँ इस्तेमाल होता है स्टूडेंट। मैग्नीफाइंग गिलास में इस्तेमाल होता है। और कहाँ इस्तेमाल होता है स्टूडेंट? मैग्नीफाइंग गिलास में इस्तेमाल होता है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। विच आई डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू डिक्रीजिंग ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होता है? बताइए स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा। स्टूडेंट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। स्टूडेंट
थोड़ा सा मैं मायोपिया के बारे में बता दूं। मायोपिया होता क्या है, निकट दृष्टि दोष होता क्या है, जब किसी भी वस्तु को यानी दूर की वस्तु को आप सही से नहीं देख पाते हो तो उसी को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना स्टूडेंट, इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। ठीक है ना स्टूडेंट, अगर जिस भी व्यक्ति को, जिस भी इंसान को अगर ये दोष है तो वो दूर की वस्तु नहीं देख पाएगा क्लियरली। तो इसको स्टूडेंट निवारण करना है। इसके निवारण के लिए स्टूडेंट क्या यूज करते हैं हम लोग, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसको सही करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव लेंस का स्टूडेंट इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट इसमें जो चश्मा पहना जाता है, इसके निवारण के लिए जो चश्मा पहना जाता है वो निगेटिव नंबर का होता है चश्मा, निगेटिव नंबर का चश्मा होता है। जैसे आप बोलते हो -2 पावर है, -3 या -1 पावर है, तो अगर जिसमें निगेटिव पावर लगा हुआ है इसका मतलब हो गया उसको निकट दृष्टि दोष है स्टूडेंट। स्टूडेंट निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो रेटिना से जो लाइट आती है, लाइट जब आती है तो रेटिना से पहले स्ट्राइक डाउन हो जाती है। यानी मान लो यहाँ पर रेटिना है तो लाइट जब आएगी तो लाइट रेटिना से पहले कहीं पर फोकस हो जाएगी, रेटिना पे पहुंच नहीं पाए, क्योंकि आपको पता है आई जो इमेज बनाता है वो रेटिना पे बनाता है। तो रेटिना से पहले आपका जो लाइट है ना वो कहीं फोकस हो जाती है, इसलिए क्या होता है इसमें, इसमें फोकस लेंथ कम हो जाता है, कम हो जाता है। यानी एक चीज आपसे यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जिसको मायोपिया है ना उस व्यक्ति का फोकस दूरी कम हो जाता है, यानी रेटिना से पहले उसका इमेज बन जाता है। आप कह सकते हो ये रेटिना से पहले पूरी लाइट फोकस्ड हो जाती है, इसीलिए उसका फोकस लेंथ कम हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। यहीं पर अगर मायोपिया की बात करें, मायोपिया हो गया हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि की बात करें स्टूडेंट, दूर दृष्टि ये क्या होता है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें पास की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। जिसको दूर दृष्टि दोष है उसको पास की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। तो स्टूडेंट ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट आई पर आती, आंख पर आती है वो रेटिना पर फोकस ना होकर पीछे, रेटिना के पीछे फोकस हो जाती है। मान लो यहाँ पर रेटिना है, आप इमेज में देख रहे हो, ठीक है ना, रेटिना है तो फोकस कहाँ पे हो जाती है, उसके पीछे कहीं पर यहाँ पर फोकस हो जाए, यानी रेटिना के पीछे। स्टूडेंट अगर रेटिना के पीछे फोकस हो रही है तो नजदीक के वस्तु को साफ साफ वो देख नहीं सकता। स्टूडेंट फिर इसका निवारण क्या है, इसका इलाज क्या है स्टूडेंट, इसका जो निवारण अगर आपको करना है, इलाज करना है तो आपको लगाना पड़ेगा कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना स्टूडेंट, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा स्टूडेंट एक चीज और है, जब रेटिना के पीछे स्ट्राइक कर रहा है ना, रेटिना के पीछे लाइट फोकस हो रही है तो इसका मतलब इसमें फोकल लेंथ बढ़ जाता है, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी बढ़ जाती है, ये चीज याद रखना है। यानी दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ जाती है और निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी कम हो जाती है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। अगर किसी भी इंसान को अगर ये दोष है तो पॉजिटिव नंबर का चश्मा पहनता है, पॉजिटिव नंबर का चश्मा वो यूज करेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलते स्टूडेंट एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर जो एक प्रेस बायोपिया है स्टूडेंट, प्रेस बायोपिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रेस बायोपिया जिसको जरा दृष्टि दोष भी बोलते हैं, यह बीमारी जनरली ओल्ड एज में होता है स्टूडेंट। यह बीमारी जनरली कब होता है, ओल्ड एज में। इसमें होता क्या है, आंखों का जो लेंस होता है ना धीरे धीरे अपना लचीलापन और नजदीक के चीजों पर फोकस करने की क्षमता खो देता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इसी वजह से क्या होता है, प्रेस बायोपिया हो जाता है। इसमें एक चीज और दिक्कत हो जाती है, दूर और नजदीक की वस्तु देखने में भी दिक्कत होती है, यानी दूर की भी वस्तु देखने में आपको दिक्कत होगी और नजदीक की भी वस्तु को आपको देखने में भी दिक्कत होगी, ये चीज आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। अगर इस दोष का अगर निवारण आपको करना, इलाज करना है, निवारण यानी इलाज, तो इसमें हम लोग बायफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, बायफोकल
लेंस, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना स्टूडेंट। और इसमें रेटिना से पहले भी कुछ लाइटें फोकस कर जाती है, रेटिना के बाद भी फोकस। एक रिफ्रैक्टिंग एरर और है, एक एरर और है जिसको हम बोलते हैं एस्टिमेटिज्म। ये क्या होता है स्टूडेंट, जो आई का कोर्निया का कर्वेचर होता है ना, वो एबनॉर्मल हो जाने की वजह से ये एस्टिग्मेटिज्म बीमारी आ जाती है। इसमें होता है क्या, जो भी लाइट रेज आते हैं ना स्टूडेंट, मान लो लाइट रेज ये आई है, यहाँ पर आपका रेटिना है, तो लाइट रेज कुछ रेटिना के आसपास अलग अलग एरिया में क्या होता है, स्ट्राइक डाउन कर जाता है। यहाँ पर कुछ हो गया, कुछ यहाँ पर हो गया, कुछ यहाँ पर हो गया, जैसे आप ये फिगर में देख रहे हो। तो इसके वजह से क्या होगा, एस्टिग्मेटिज्म का बीमारी हो जाता है स्टूडेंट, यानी कोर्निया का कर्वेचर अगर आपका एबनॉर्मल हो जाए, ठीक है ना, तो उसके वजह से आपका एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है स्टूडेंट। इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, इसकी निवारण कैसे की जा सकती है, निवारण स्टूडेंट, इसके लिए आपको सिलिंड्रिकल लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिलिंड्रिकल लेंस आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट एन इलेक्ट्रिक करंट इज द सर्किट बिकम्स। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। स्टूडेंट आपको पता है जब शॉर्ट सर्किट लगता है तो उस टाइम आपके वायर में करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की बात हुई, तो शॉर्ट सर्किट से बचाता कौन है स्टूडेंट, हम लोग उसको बचाने के लिए फ्यूज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, जो शॉर्ट सर्किट से बचाता है। स्टूडेंट फ्यूज का जो वायर होता है ना, फ्यूज जिस वायर से बनता है फ्यूज, वो अलॉय का बनता है, अलॉय। वो अलॉय किसका होता है स्टूडेंट, ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, टिन प्लस लेड का, इसका ये मिक्सचर होता है, यानी Sn प्लस Pb का मिक्सचर होता है स्टूडेंट, ठीक है ना स्टूडेंट। और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, थोड़ा सा भी करंट वायर में बढ़ जाता है तो आपका ये फ्यूज टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और आपका डिवाइसेस जो घर में लगे हुए हो ना, वो बहुत सारे डिवाइसेस बच जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं हो करता है। स्टूडेंट आपको पता है इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल जो पावर होता है वो होता है आपका वोल्टेज इनटू करंट। क्या होता है स्टूडेंट, वोल्टेज इनटू करंट। स्टूडेंट इसका जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल पावर का, एसआई जो यूनिट होता है स्टूडेंट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वो होता है वॉट, या आपका होता है जूल पर सेकंड। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना स्टूडेंट। स्टूडेंट कभी कभी आपको 10th एग्जाम में 1 वाट को डिफाइन करने बोला जाता है, तो 1 वाट आपको डिफाइन करना है ना, तो 1 सेकंड में अगर आप 1 जूल वर्क करते हो, 1 सेकंड में 1 जूल वर्क करते हो, तो 1 वाट के बराबर आता है स्टूडेंट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, ठीक है ना स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट एक चीज़ और, पावर का एक और यूनिट होता है एचपी, हॉर्स पावर। क्या होता है, हॉर्स पावर। 1 HP जो होता है ना, 746 वाट के बराबर होता है स्टूडेंट। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, आपके ऑब्जेक्टिव में काम में आएगा। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या क्या होता है, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट। एक होता है पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, एक होता है पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, एक होता है पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। यानी ये 3 आपके फॉर्मूले होते हैं पावर के। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये 3 है, एक नहीं है जो गलत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, इसमें आई आर स्क्वायर है, पावर होता है आई स्क्वायर आर, और एक होता है वी स्क्वायर बाई आर, और एक होता है आपका वोल्टेज इंटू करंट। ये चीज आपको ध्यान में, ये पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट। द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज डन बाई। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा सिलेरी मसल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। स्टूडेंट अगर आइरिस के बारे में पूछता है कि आइरिस का काम क्या होता है स्टूडेंट, आइरिस का काम होता है कंट्रोल द साइज ऑफ पुपिल। आपके पुपिल को साइज, उसके साइज को कंट्रोल करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आपके आंखों के अंदर जा सके। ये आइरिस का काम है स्टूडेंट। स्टूडेंट रेटिना का क्या काम है, रेटिना आप जानते हो जहाँ पर आई इमेज बनाता है वो रेटिना पर ही बनाता है, और
आई जो इमेज बनाता है रेटिना पर स्टूडेंट, वो हमेशा याद रखना इन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, यानी वास्तविक और उल्टा इमेज बनाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपसे बोले पुपिल का क्या काम है, पुपिल का, ठीक है ना, ये क्या करता है, आपको लाइट परमिट्स द लाइट टुवर्ड्स रेटिना, मतलब ये लाइट को रेटिना तक पहुंचने में हेल्प करता है, यानी रेटिना की तरफ लाइट को भेजता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। स्टूडेंट बताइए। स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में आपको, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। स्टूडेंट यहीं पर अगर डायनमो के बारे में आपसे पूछ लेता, डायनमो के बारे में पूछ लेता, या एसी जनरेटर के बारे में पूछ लेता, जनरेटर, तो ये का किस में बदलता है स्टूडेंट, मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये चीज आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। अगर आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है स्टूडेंट, जब कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वहां पर अगर जिसमें कोई आप वायर रख दो जिसमें करंट जा रहा है, तो याद रखिए उस वायर पे आपको एक फोर्स लगेगा, यही इसका प्रिंसिपल है, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर आपको डायनमो का प्रिंसिपल पूछा जाता है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है, विच एलिमेंट इज यूज इन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। स्टूडेंट टंगस्टन जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें टंगस्टन आपका यूज होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। स्टूडेंट बल्ब के बारे में थोड़ा सा और बता दूं, बल्ब में जो गैसेज यूज होती है ना, वो जनरली आपका आर्गन होता है, जो इनर्ट अक्रिय गैस होते हैं, इनर्ट गैस यूज होता है, और जनरली नाइट्रोजन भी यूज होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट अगर आपसे नाइक्रोम के बारे में पूछे, नाइक्रोम कहाँ यूज होता है, हीटिंग डिवाइस में, जैसे आपका आयरन हुआ, घर में आयरन हुआ, या गीजर वगैरह में आपका नाइक्रोम का वायर यूज होता है, जहां पर हीटिंग डिवाइस यूज में आता है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज सेम, द मिरर विल बी। बोला प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, तो दर्पण होगा। ये क्वेश्चन हमेशा की बात कह रहा है, तो स्टूडेंट आपका प्लेन मिरर होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डिस्कवर्ड बाय। स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फैराडे। ये चीज याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे ने डिस्कवर करा था। स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से, इलेक्ट्रिक मैग्नेट के हेल्प से, अगर आप मैग्नेट के हेल्प से किसी वायर में करंट का प्रोडक्शन करा दोगे, यानी करंट प्रोड्यूस करा दोगे, इसी फेनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण। स्टूडेंट डिस्पर्सन ऑफ लाइट का एक और एग्जांपल है रेनबो का फॉर्म होना, रेनबो, बारिश के समय जो रेनबो फॉर्म होता है, इसका एग्जांपल होता है। स्टूडेंट अगर आपसे एग्जांपल पूछे कि रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, तो आप इसका एग्जांपल दोगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये चीज आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट। अप टू व्हाट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन अ नॉर्मल आई व्यू क्लियरली। समान नेत्र की अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को इस पर देखा जा सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्फिनाइट। स्टूडेंट यहीं पर आपसे पूछता कि न्यूनतम दूरी कितने तक आप क्लियरली विजन कर सकते हो, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितनी होगी, या कम से कम कितनी दूरी तक आप क्लियर देख सकते हो न्यूनतम, तो आपको याद रखना था 25 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। 13 को देखते हैं स्टूडेंट।
SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा स्टूडेंट। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। तो आपको पता है ये दूरी है तो मीटर में कन्वर्ट होगा, तो इसका मतलब मीटर नीचे तो ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स। स्टूडेंट मीटर इनवर्स को हम पावर डायोप्टर भी बोलते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। इसका दूसरा ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से कॉपर प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इनमें से कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, किसका ऑप्शन हो रहा है? स्टूडेंट आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पता होगा कि अगर जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है जिस भी एलिमेंट में, उसका ऑक्सीडेशन होता है यानी उपचयन होता है। तो एक चीज़ बताओ, रिएक्टेंट साइड, ये इस साइड रिएक्टेंट साइड किस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है मुझे बताओ। तो आप देखोगे यहाँ H2 अकेला है, यहाँ H2 जो है ना ऑक्सीजन के साथ है यानी वाटर में। तो इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये चीज याद है, यानी H2 का उपचयन हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन, और क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। अगर यहीं पर बोलता है स्टूडेंट कॉपर का क्या हो रहा है, तो देखो आप कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है यानी कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है, अपचयन। ये चीज आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सोडियम की वैलेंसी आपसे पूछी है स्टूडेंट, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है ना स्टूडेंट। स्टूडेंट सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछता तो आप याद रखना 281 होता है, ये चीज़ याद रखना। स्टूडेंट सोडियम के बारे में पूछता है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक का एलिमेंट है स्टूडेंट। ये एलिमेंट बहुत रिएक्टिव होता है, सोडियम पोटासियम बहुत रिएक्टिव मेटल होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। बहुत हल्का होता है सोडियम और पोटासियम को, सोडियम और पोटासियम को आप नाइफ से यानी चाकू से आप काट सकते हो, ये बहुत हल्का होता है स्टूडेंट। सोडियम और पोटासियम को आप केरोसिन के ऑयल में रखते हो डुबो के, क्योंकि अगर एयर में एक्सपोज हो जाए तो ये बहुत तेज एयर से रिएक्शन कर लेगा, तो इसीलिए सोडियम और पोटासियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अल्केन का समान सूत्र है, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन जानते हो आप, है ना, अल्केन होता है, अल्कीन होता है और अल्काइन होता है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला स्टूडेंट होता है CnH2n+2, CnH2n+2, ये अल्केन का होता है। अल्कीन का जो स्टूडेंट हो जाएगा अल्कीन, इसका CnH2n हो जाएगा। और स्टूडेंट अल्काइन का जो होता है अल्काइन, इसका हो जाएगा CnH2n-2। ये चीज़ ध्यान में रखना है स्टूडेंट। अल्केन में जो है ना कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन में कहीं कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन? एक उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 होता है स्टूडेंट। अगर आपसे यहीं पर पूछता कि पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, ब्लड के बारे में पूछता है, ह्यूमन का ब्लड, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना 7.352 होता है, 7.45 के अप्रोक्स इसी के बीच में होता है स्टूडेंट। अगर पीएच वैल्यू रेन, एसिड रेन के बारे में पूछता है, एसिड रेन, ये चीज़ आपको याद रखना, एसिड रेन का जो पीएच वैल्यू होता है वो 5.7 से कम होता है, 5.6 से कम होता है, 7 नहीं 6 से कम होता है स्टूडेंट। अगर एसिड रेन के बारे में बोले, अम्लीय वर्षा के बारे में आपसे पूछे तो किसके कारण होता है? SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है जनरली ज़्यादा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? हाउ मेनी ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल? स्टूडेंट एक पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं यानी आवर्त 7 होते हैं, और 18 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट ग्रुप नंबर 18 जो होता है ना, ग्रुप नंबर 18 और या उसको हम जीरो ग्रुप बोलते हैं, वो उनमें जो जितने भी एलिमेंट होते हैं ना वो सभी आकिरीय गैस होते हैं, आकिरीय गैस होते हैं यानी इनर्ट एलिमेंट होते हैं, जस्ट लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। स्टूडेंट हीलियम, नियोन, आर्गन एक आकिरीय गैस है, इनर्ट गैस है, इसलिए क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा रहता है, ये जल्दी किसी से कभी रिएक्शन करता ही नहीं है स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा और मैं बात कर लूँ, 17 नंबर ग्रुप जो होता है ना, 17, इसको हेलोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं, हेलोजन, हेलोजन्स, ठीक है ना स्टूडेंट। और 16 नंबर ग्रुप जो होता है इसका नाम है चैल्कोजेन, चैल्कोजेन,
ठीक है ना स्टूडेंट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। पीरियोडिक टेबल में जो पीटी है उसमें ब्लॉक जो होते हैं ना, उसमें जो ब्लॉक होते हैं ना स्टूडेंट, वो 4 ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल में। एक होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। स्टूडेंट एस ब्लॉक में सभी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जो अल्कली फॉर्म करते हैं। पी ब्लॉक में स्टूडेंट नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड मेटल दोनों होते हैं, जनरली ज़्यादा नॉन मेटल्स होते हैं। डी ब्लॉक में हार्ड मेटल्स होते हैं, हार्ड मेटल्स, ठीक है ना स्टूडेंट। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन ब्लॉक से भी, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और एफ ब्लॉक में रेडियो एक्टिविटी वाले एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं एफ ब्लॉक में, जिसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर देखते हैं। विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? स्टूडेंट इसका आंसर है ग्रेफाइट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट आपसे अगर पूछे कि बताओ रूम टेम्परेचर पे कौन सा धातु लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड, तो याद रखिएगा इसका नाम है ब्रोमीन। कौन सा मेटल के बारे में, धातु के बारे में पूछे कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, याद रखिएगा Hg, ठीक है ना, यानी पारा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन एक आपका अधातु है, यानी नॉन मेटल है स्टूडेंट। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। अभी ग्रेफाइट का बात किया था ना, वो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं यानी अपरूप होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट। डायमंड भी कार्बन का ही एलोट्रॉप्स होता है, अपरूप होते हैं, है ना। हार्डेस्ट एलिमेंट होता है, आपको पता है, हार्डेस्ट एलिमेंट डायमंड होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीक एसिड, इनमें दुर्बल अम्ल कौन है? स्टूडेंट जानते हो HCl जो स्टमक में पाया जाता है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग, जो बैटरी वगैरह में आप डालते हो, है ना, बैटरी वगैरह में पाया जाता है। और HNO3 आपको नाइट्रिक अम्ल हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, ये तीनों आपका, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी परबल अम्ल है। तो इसमें जो एसिटिक एसिड है, इसका नाम स्टूडेंट एसिटिक एसिड होता है ना, ये आपका वीक एसिड है, यानी दुर्बल अम्ल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट एसिटिक एसिड को हम विनेगर भी बोलते हैं, याद रखिएगा इसका नाम विनेगर। स्टूडेंट एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूँ, आप ये जो COH है ना, ये एसिड का फंक्शनल ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट। अगर OH के बारे में पूछता है ना, क्रियाशील मूलक समूह, है ना, या मूलक समूह किसे कहते हैं, OH, ये आपका अल्कोहल का होता है, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है। और अगर आपको CHO के बारे में पूछे तो ये जो मूलक होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, वो अल्डिहाइड का होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, पोटासियम का परमाणु संख्या क्या होता है? पोटासियम इसका होता है स्टूडेंट 19, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। पोटासियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है ना, ये इसको आप इतना हल्का होता है कि आप इजीली इस मेटल को नाइफ से कट कर सकते हो स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली बायोगैस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। 24 देखते हैं। 24 कह रहा है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। स्टूडेंट बताइए, रासायनिक सूत्र NaCl, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपसे यहीं पे पूछता कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा NaHCO3। स्टूडेंट यहीं पे आपसे पूछता वाशिंग सोडा, तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, ये चीज़ यानी धोवन सोडा बोलते हैं इसको स्टूडेंट। यहीं पर अगर ब्लीचिंग पाउडर का याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण, याद रखिएगा CaOCl2, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है स्टूडेंट। ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में अगर पूछ लेता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट .12H2O, जो जिप्सम से बनता है, जिप्सम यानी जिप्सम का अगर आपका फार्मूला पूछ ले तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। एक चीज़ और आपसे पूछ सकता है इसमें, CO कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है क्विक लाइम स्टूडेंट। वाइट वॉशिंग पाउडर होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैक्ट लाइम
लाइम, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इससे जो कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो ये आपका लाइम स्टोन हो जाता है स्टूडेंट, इसका नाम, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जिस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, द कंपाउंड टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, स्टूडेंट क्या कहलाएगा बताइए? रिएक्टेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है ना स्टूडेंट? स्टूडेंट अगर जैसे मान लो N2 + 3H2 से प्रोडक्ट बना अमोनिया NH3, तो स्टूडेंट जो ये वाला जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है ना, उसको हम अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो जिससे बनता है, रिएक्शन करने के बाद जो बनता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं स्टूडेंट। विच इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जीरो? ग्रुप जीरो के कौन से एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। 27 कह रहा है स्टूडेंट, एसेंशियल फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्टूडेंट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है वह ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से तैयार करे, है ना। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, फोटोसिंथेसिस, प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड खुद तैयार करता है, तो स्टूडेंट उसी को बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो अब प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसमें आपको जो प्रोडक्ट होता है, उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है कंडीशन, वो CO2 इन वाटर की, सनलाइट की भी ज़रूरत होती है, क्लोरोप्लास्ट की भी ज़रूरत होती है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विच वन इज फोटोसिंथेसिस ऑर्गन? स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना स्टूडेंट? स्टूडेंट एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, क्लोरोफिल में जो एलिमेंट होता है ना, क्लोरोफिल एलिमेंट जो होता है, वो आपको याद रखना है, मैग्नीशियम होता है। चलते हैं स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लीवर। स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। द जाइलम इज प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी होता है। स्टूडेंट जाइलम याद रखिएगा, जाइलम, इसको याद रखने का तरीका ये, जाइलम फॉर जल, है ना, जल को ट्रांसपोर्ट करने वाला, ठीक है ना, उसको हम जाइलम बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। यहीं पे फ्लोएम के बारे में बोलता है स्टूडेंट। तो यानी फ्लोएम मतलब फूड फूड को जो ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में, वो होता है आपका फ्लोएम। यानी आपको यहाँ पर तो आंसर जाइलम का देना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जल का वहन करना। स्टूडेंट 31 को देखते हैं। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है इन यूनिसेलुलर अलगीज सर्कुलेशन ऑफ वाटर डन बाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिफ्यूजन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ये कह रहा है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है, द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ द फिश इज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट अगर ह्यूमन के बारे में पूछता है, ह्यूमन में हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4। अगर आपको फ्रॉग मेंढक के बारे में अगर आपसे पूछे, तो याद रखिए हार्ट का चैम्बर आपके उसमें 3 होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं स्टूडेंट। निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल का विखंडन से बनता है? विच इज फॉर्म्ड आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एंड क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। अ मेल हार्मोन इज, बताइए स्टूडेंट, एक नर हार्मोन है। स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन होता है। स्टूडेंट अगर फीमेल सेक्स हार्मोन की बात करें, तो स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा ना, एस्ट्रोजीन, ये चीज़ याद रखिएगा, एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना स्टूडेंट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते स्टूडेंट 36 को देखते हैं। विच वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड एज गिवन बिलो। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है?
फिजन, बडिंग, बाइनरी, फ्यूजन। स्टूडेंट विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, द्विखंडन या इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं स्टूडेंट। प्राग कोश में होते हैं द एंथर कंटेन्स। स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलेन। स्टूडेंट जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें जो लैंगिक जनन होता है ना, जो स्टेमन होते हैं ना, स्टेमन, ये स्टेमन होता है, इसको मेल पार्ट बोलते हैं, मेल पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला पार्ट एंथर कहलाता है, एंथर, और नीचे वाला पार्ट आपका फिलामेंट कहलाता है। स्टूडेंट एंथर में यहाँ पर पोलन ग्रेन होता है जो स्टिग्मा पर जाके चिपकता है, इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स, ठीक है ना स्टूडेंट, यानी परागकण, परागकण इसमें स्थित होते हैं, तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट फ्लावरिंग प्लांट में फीमेल पार्ट की बात करता, फीमेल पार्ट, तो याद रखिएगा पिस्टिल, पिस्टिल एक चीज आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, 38 को देखते हैं। द मैसेज हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइज इन, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है ऑप्शन नंबर ए, डीएनए अणुओं में। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक। स्टूडेंट बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेंगर जॉन मेंडल, ठीक है ना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। स्टोमेटा इज वेयर प्रेजेंट इन हाइड्रिला प्लांट। हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट। हाइड्रिला प्लांट की बात में हाइड्रिला में स्टोमेटा नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट।